बच्चे की कहानी अभी बाकी थी कि बाहर से फायरिंग की आवाज आई। फिर तो दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ग्लोरिया भी गन संभालती हुई बरामदे में रेंग गई। दूसरे ही लम्हे उसकी रिक्कत आमेज चीख सुनकर मैं लरस कर रह गया और अंधाधुंध बाहर की तरफ भागा। मैं बरामदे में पहुंचा ही था कि किसी ने पैर अड़ाकर मुझे गिरा दिया। मैं इतनी तेज रफ्तारी से दौड़ा था कि गिरते ही पुख्ता और पक्के फर्श पर दूर तक फिसलता चला गया। मैंने बमुश्किल तमाम अपना चेहरा फर्श पर टकराने से बचाया था, वरना मेरे 2-4 दांत जरूर टूट जाते। जीन्स और जैकेट की वजह से जिस्म पर खराशें बराए नाम आई थीं, मगर गिरने से अच्छी खासी चोट लग गई थी। मैंने पांव अड़ाने वाले को गाली दी और उठने की कोशिश की। किसी ने सपाट लहजे में कहा, उठने की कोशिश मत करना। मुझे उस वक्त अपने तमाम गार्ड्स पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो बंगले की हिफाजत पर मामूर किए गए थे। मैंने बरामदे को रोशन रखने के लिए उसके दोनों सिरों पर ट्यूबलाइट्स ऑन रखने का हुक्म दिया था, मगर उस वक्त वहां घुप अंधेरा था। गेट के दोनों लैंप भी तारीक थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन लोग हैं। बच्चे को अपने साथ लाते वक्त मैंने बहुत एहतियात की थी कि कोई मेरा ताक़ुब न कर रहा हो। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे ताक़ुब में कोई भी नहीं आया था। फिर ये कौन लोग थे? एकदम मेरा जहन दुरानी की तरफ गया। ग्लोरिया ने मुझे उसकी तरफ से पहले ही शुकूक शुबहात में मुब्तला कर दिया था। ग्लोरिया का ख्याल आते ही मुझे एकदम याद आ गया कि वो जख्मी हुई है। न जाने उसे कहाँ गोली लगी थी। मुमकिन है वो शदीद जख्मी हो और उसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की जरूरत हो। मुमकिन है कि गोली ने उसका काम ही तमाम कर दिया हो। इस एहसास से दिल बैठने लगा। मैं दोबारा उठने का इरादा कर ही रहा था कि कोई तेज रफ्तारी से छिपकली की तरह रेंगता हुआ पुश्त से मेरी तरफ बढ़ा। मैं भड़क कर पलटा और उस पर हमला करने ही वाला था कि वो जल्दी से सरगोशी में बोला, मैं तैमूर हूँ, कोई उल्टी सीधी हरकत न कर बैठना। फिर वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, यूं अंधाधुंध बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? इतनी शदीद फायरिंग में दीवानावार बाहर निकलना अक्लमंदी का काम तो नहीं है। वो तो बर वक्त अगर मैं पैर अड़ाकर तुम्हें गिराना देता तो अब तक तुम्हारे जिस्म में कई सुराख हो चुके होते। मैंने भिन्ना कर कहा, मगर ग्लोरिया जख्मी हुई है तैमूर, न जाने उसे गोली कहाँ लगी है। तैमूर ने कहा, वो ज्यादा जख्मी नहीं हुई है। मैंने सरगोशी में पूछा, ये तुम कैसे कह सकते हो? फायरिंग अब उतनी शदीद नहीं थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे हमलावरों ने बंगले को चारों तरफ से घेर लिया है और वो हर कीमत पर अंदर घुसना चाहते हैं। वो बोला, मैंने अभी कुछ देर पहले ग्लोरिया से बात की है। वो बरामदे में दाईं तरफ भागी थी। उसके पीछे मैं भी बाहर निकला था, मगर क्रॉलिंग करने के अंदाज में। जब मैंने तुम्हें अंधाधुंध भागते देखा तो तुम्हें रोकने का इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं तुम्हें पांव अड़ाकर गिरा दूं। फिर मैंने ग्लोरिया की खबर ली। गोली उसके बाएं बाजू का गोश्त उधेड़ती हुई निकल गई है। ये बात भी ग्लोरिया ने मुझे खुद ही बताई है। मैंने सुकून का तवील सांस लिया, फिर झल्ला कर बोला, ये बंगले के गार्ड्स आखिर कहाँ मर गए? वो बोला, ये तो बाद में मालूम हो सकेगा। मैं अली मुराद को लेकर छत पर जा रहा हूँ, तुम ग्लोरिया को लेकर अंदर चले जाओ। हम लोग ऊपर पहुंचते ही सर्च लाइट्स रोशन कर देंगे। बंगले के लॉन में इतनी सर्च लाइट्स हैं और वो ऐसे जाविये से लगी हैं कि उनकी रोशनी में चूहा भी साफ नजर आएगा। इस अचानक उफ्ताद से हमलावर घबरा जाएंगे। उस वक्त हम उन्हें बहुत आसानी से शिकार कर लेंगे। नीचे से तुम, नजीर, शाजिया और ग्लोरिया उन्हें चुन चुन कर मार देना। ये कहकर वो फुर्ती से एक तरफ रेंग गया। मैं ग्लोरिया की तरफ जाने का इरादा कर ही रहा था कि वो खुद मुझ तक पहुंच गई। ड्राइंग रूम की लाइट भी ऑफ थी। शायद नजीर या शाजिया ने एहतियातन लाइट ऑफ कर दी थी। ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि हमलावरों ने लाइट का कनेक्शन पोल से ही काट दिया था। उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर हमला किया है। बंगले के सारे टेलीफोन भी मुनक़ता थे। अचानक बंगले के लॉन में जैसे दिन निकल आया। मैंने जल्दी जल्दी नजीर और शाजिया को हिदायत दी और खुद भी अपनी राइफल संभाल ली। मैं उसे अंधेरे में ही असेंबल कर चुका था। मुझे ऐन सामने बंगले की बाउंड्री वॉल पर 4 आदमी नजर आए। उनके चेहरे निकाबों में छुपे हुए थे। अचानक रोशनी होने से वो वाकई बौखला गए। इस बौखलाहट में उनमें से एक आदमी अंदर गिर पड़ा। मैंने दीवार वालों का निशाना लिया और फायर कर दिया। एक साथ 2 राइफलों की गरज सुनाई दी और 2 आदमी बाहर की तरफ लुढ़क गए। तीसरे ने बाहर की तरफ छलांग लगाने की कोशिश की, मगर उसे भी कोई नादीदा गोली चाट गई। वो भी मुर्दा छिपकली की तरह औंधे मुंह अंदर की तरफ गिरा। फिर तो फायरिंग की घनगरज और जख्मियों की चीखों से ऐसा लगा जैसे पूरा बंगला मैदान जंग में तब्दील हो गया। तैमूर और अली मुराद बहुत महारत से जगह बदल बदल कर फायरिंग कर रहे थे। यही हाल शाजिया और नजीर का था। वो कभी एक कमरे से फायर करती, कभी कॉरिडोर में जाकर वहां से फायर करती और कभी बिल्कुल आखिरी बेडरूम से फायर करती। नजीर बंगले की पुश्त की तरफ था और वो भी जगह बदल बदल कर और मुख्तलिफ हथियारों से फायरिंग कर रहा था। अगर मुझे इल्म न होता कि बंगले की पुश्त पर सिर्फ नजीर है तो शायद मैं भी धोखा खा जाता और यही समझता कि उस तरफ कई आदमी मौजूद हैं। फिर हमलावरों की तरफ से फायरिंग में शिद्दत आ गई। वो फायरिंग की आड़ में अपने जख्मियों को उठाने की कोशिश में खुद भी जख्मी हो रहे थे। उनमें से कुछ लोगों ने सर्च लाइट्स को भी निशाना बनाने की कोशिश की, मगर बौखलाहट में कामयाब न हो सके। उसी वक्त अचानक मुझे दुरानी का ख्याल आया। वो अगर वाकई मेरे साथ मुखलिस था तो इस मौके पर मेरी मदद कर सकता था।
मैंने ट्रांसमीटर निकाल कर ऑन किया और उसे कॉल करने लगा। हेलो G1, G1, G2 इज कॉलिंग। फौरन ही दुरानी की आवाज आई, G1 रिसीविंग। फिर वो तशवीशज़दा लहजे में बोला, ये फायरिंग की आवाज कैसी है? मैंने कहा, बंगले को कुछ लोगों ने घेर लिया है। मेरे आदमियों ने अब तक उन्हें रोका हुआ है, मगर मेरा अंदाजा है कि हमलावरों की तादाद ज्यादा है। हम लोग ज्यादा देर तक उनका रास्ता नहीं रोक सकेंगे। दुरानी बोला, फिक्र मत करो, मैं 10 मिनट के अंदर अंदर अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच रहा हूं। कोशिश करूंगा कि उन्हें जिंदा पकड़ सकूं, ताकि मालूम तो हो कि वो लोग हैं कौन। ये कहकर उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। बाहर अब भी शदीद फायरिंग हो रही थी। सर्च लाइट्स की रोशनी खिड़की के रास्ते अंदर भी आ रही थी। अचानक मुझे उस बच्चे का ख्याल आया जिसे मैं साथ लाया था। वो ड्राइंग रूम में मौजूद नहीं था। मैंने बगौर वहां का जायजा लिया, मगर वो बच्चा कहीं भी नहीं था। मैंने मुस्तरिब होकर पूछा, ग्लोरिया, वो बच्चा कहाँ है? ग्लोरिया उस वक्त राइफल से निशाना ले रही थी। फायर करने के बाद बोली, मुझे नहीं पता कहाँ गया वो मनहूस बच्चा। उसका लहजा जला कटा था। बोली, मुसीबतें और परेशानियां ढूंढ ढूंढ कर लाते हो तुम। अगर उस बच्चे ने तुम पर फायर किया ही था तो उस किस्से को वहीं खत्म कर देते। भला अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी? देख लो उसकी वजह से कैसी मुसीबत गले पड़ गई। मैंने सख्त लहजे में कहा, फॉर गॉड्स सेक ग्लोरिया, क्या हो गया है तुम्हें? यानी मैं बच्चे को ही खत्म कर देता? मुझे वाकई हैरत हुई थी। ग्लोरिया बदमाशों और कातिलों के लिए जितनी शफाक थी, मासूमों और बेगुनाहों के लिए उतनी ही नर्म दिल भी थी। ग्लोरिया कुछ कहने ही वाली थी कि बाहर से G3 राइफल्स और LMG के कुछ ब्रस्ट चलने की आवाज आई। फिर कोई मेगाफोन पर तहक्कुमाना अंदाज में बोला, तुम लोग चारों तरफ से घेरे जा चुके हो, खुद को कानून के हवाले कर दो, वरना तुम में से एक आदमी भी जिंदा नहीं बचेगा। बोलने वाला दुरानी ही था। उसके साथ ही बंगले के सामने वाली सड़क भी सर्च लाइट्स में नहा गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुरानी इतनी जल्दी एक्शन लेगा, और वो भी इतना भरपूर। मैं उसकी बातों को अभी तक हवाई बातें ही समझ रहा था। महज ऐसा सरफिरा जो अपने जैसे चंद सरफिरों को मिलाकर बहुत जोशो खरोश से कोई तंजीम कायम करते हैं, मगर ज्यादा दिन चल नहीं पाते। अपने ही मुल्क का कानून उनका दुश्मन बन जाता है। मेरे साथ यही तो हुआ था। लेकिन दुरानी का ये कमांडो एक्शन देखकर मुझे खुशगवार हैरत का झटका लगा। ग्लोरिया ने मुझे चौंका दिया। किस सोच में गुम हो गए कामरान? बाहर बाजी उलट चुकी है। देखो, दुरानी के आदमी गेट खुलवाकर हमलावरों को अंदर हाँक रहे हैं। मैंने चौंक कर खिड़की से बाहर देखा। वाकई कुछ अफराद हाथ उठाए हुए अंदर दाखिल हो रहे थे। उनके पीछे पीछे स्याह लिबासों वाले अफराद थे जो गन पॉइंट पर उन्हें अंदर ला रहे थे। मैं फुर्ती से बाहर निकल आया। दुरानी ने आगे बढ़कर मुझसे मुसाफा किया, फिर उजलत में बोला, जल्दी करो कामरान, अपने आदमियों को बुलाओ, जहां इनका कोई जिंदा या मुर्दा साथी रह न जाए। फिर वो बहुत धीमे अंदाज में बोला, इससे पहले कि जहां पुलिस पहुंचे, मैं इन्हें यहां से लेकर निकलना चाहता हूं। वैसे इतनी जल्दी पुलिस के पहुंचने की तवक्को नहीं है। उन्हें किसी ने फोन भी किया होगा तो वो जानबूझकर ताखीर से आएंगे, ताकि हमलावरों को निकलने का मौका मिल जाए और उन्हें अपनी जान खतरे में न डालनी पड़े। तैमूर और अली मुराद मेरे बुलाने से पहले ही आ गए। फिर उनके मुख्तलिफ गोशों से 2 गार्ड्स भी निकल आए। दुरानी ने चौंक कर उन्हें देखा। मैंने उसे चौंकते देखकर कहा, ये मेरे गार्ड्स हैं। उनमें से एक गार्ड ने कहा, साईं, इनके 2 आदमी मारे गए हैं और एक जख्मी है। मैंने कहा, उन्हें उठाकर यहाँ ले आओ। वो जाने को पलटे तो दुरानी के 2 आदमी भी उनके साथ चले गए। 2 मिनट के अंदर अंदर वो लोग दोनों लाशों और जख्मी शख्स को लेकर वहां आ गए। दुरानी ने अपने साथी से कहा, एक गाड़ी अंदर ले आओ। फिर देखते ही देखते हमलावरों को लाशों समेत 5 दरवाजों वाली पजेरों में ठूंस दिया गया। इससे पहले दुरानी के एक साथी ने बहुत महारत से उनकी तलाशी ली और कई रिवॉल्वर मजीद बरामद कर लिए। दुरानी बोला, मैं इनकी गाड़ियां भी ले जाऊंगा। ओके कामरान, सुबह मुलाकात होगी। ये कहकर वो तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। चंद मिनट के बाद वहां फिर पहले की तरह सन्नाटा छा गया। मैं भी बरामदे में मुड़ गया और अली मुराद से कहा, अब ये सर्च लाइट ऑफ कर दो। मैंने बरामदे की लाइट ऑन करना चाही, मगर उसका स्विच पहले ही से ऑन था। मैंने कहा, तैमूर, तुम जरा फ्यूज देख लो। मुझे अचानक ख्याल आया कि जब फ्यूज उड़ा हुआ है तो ये सर्च लाइट कैसे ऑन हुई। मैंने अपने ख्याल का इजहार तैमूर से किया तो वो बोला, अली मुराद ने सर्च लाइट्स ऑन करने की कोशिश की थी, मगर जब वो ऑन न हुई तो इसने फौरन ऊपर से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक वायर से डायरेक्ट कनेक्शन लिया और तमाम सर्च लाइट्स के प्लग डायरेक्ट कनेक्शन से इस बोर्ड में लगा दिए। ये इंतजाम इसने ऐसी ही किसी इमरजेंसी के लिए कर रखा है। अचानक पूरा बंगला रोशन हो गया। हमलावरों ने किसी तरह वहां का फ्यूज उड़ा दिया था। मैंने कहा, अली मुराद, यहाँ के बाकी गार्ड्स कहाँ हैं? वो बोला, उन्हें तो साईं मैंने पोल्ट्री फार्म पर भेज दिया था। बड़े साईं का भी ये हुक्म था कि ज्यादा गार्ड्स आपके साथ हों, मगर साईं आप। मैंने कहा, हमारा कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? वो बोला, नहीं साईं, मालिक का एहसान है, सिर्फ मैडम ग्लोरिया मामूली जख्मी हुई हैं। मैंने पेशानी पर हाथ मारा, कहा, ओ गॉड, मैं तो ग्लोरिया को भूल ही गया था। ग्लोरिया वहां मौजूद नहीं थी। मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो ग्लोरिया एक सोफे पर नीम दराज थी और उसका सुर्खो सफेद रंग कोरे लट्ठे की तरह बिल्कुल सफेद हो रहा था। उसके जख्म से अब भी खून बह रहा था।
हालांकि उसने फौरी तौर पर खून रोकने के लिए पट्टी भी बांध ली थी, मगर वो कपड़ा भी अब खून में तर था। उसकी जैकेट भी खून में तर थी, बल्कि ड्राइंग रूम के कारपेट पर भी थे। मैंने उसे झंझोड़ दिया, कहा, ग्लोरिया ये मामूली जख्म है, चलो उठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। ग्लोरिया नकाहत से बोली, फॉर गॉड सेक कामरान, मैं यहाँ की पुलिस को भी अच्छी तरह जानती हूँ और हॉस्पिटल्स को भी। वक्त जाया करने का क्या फायदा, शाजिया मुझे यहीं फर्स्ट एड दे देगी। उसी वक्त शाजिया कमरे में दाखिल हुई। उसके शाने पर अभी तक गन लटक रही थी। ग्लोरिया मुस्कुराकर बोली, इस वक्त तुम हालत जंग में नहीं हो शाजिया, अब जरा इस गन को भी आराम करने का मौका दो। शाजिया बोली, बेडरूम में चलो, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर दूं, अभी तक खून रुका नहीं है। फिर शाजिया कुछ सोचकर बोली, आपका वो जादू का पटारा कहाँ है? वही दवाएं और सफूफ ग्लोरिया को दे देती हूँ। मैंने कहा, गुड आइडिया, कमाल है, इसका ख्याल मुझे क्यों नहीं आया। फिर मैं अपने बेडरूम में पहुंचा। ब्रीफ केस में से सफूफ की शीशियां निकालते हुए मुझे अचानक उस बच्चे का ख्याल आया जिसकी वजह से इतना हंगामा हुआ था। मैं दवाएं लेकर तेजी से ड्राइंग रूम में आया। शाजिया को यह हिदायत देने के बाद कि कौन सा महलूल और सफूफ जख्म पर लगाने का है और कौन सा घोल कर पिलाने का है, मैंने सहारा देकर ग्लोरिया को उठाना चाहा, मगर वो उससे पहले ही उठ खड़ी हुई थी। मुंह बनाकर बोली, अभी मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि मुझे उठने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़े। उसके लहजे पर थकन गालिब थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शाजिया के साथ बाहर निकल गई। मैंने उस बच्चे की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई तो तैमूर पूछने लगा कि अब तुम क्या ढूंढ रहे हो। मैंने कहा, मैं उस बच्चे को तलाश कर रहा हूं जो तैमूर बोला। उसे मैंने ऊपर वाले बेडरूम में पहुंचा दिया था। बेडरूम का दरवाजा तैमूर ने बाहर से लॉक कर दिया था। हम अंदर पहुंचे तो वो बच्चा सहमा हुआ बेड के कोने पर बैठा था। मुझे देखते ही वो बुरी तरह रोने लगा। उसने रोते रोते कहा, अंकल प्लीज मुझे मेरे घर पहुंचा दें, मेरे अम्मी अब्बू परेशान होंगे। मैंने नरम लहजे में कहा, तुम्हें घर भी पहुंचा दूंगा बेटा, मगर इस वक्त तुम भी खतरे में हो, बल्कि असल खतरा तुम्हारे ही लिए है। वो लोग तुम्हें हर कीमत पर यहाँ से ले जाना चाहते हैं। बच्चा दहशतज़दा होकर बोला, मगर क्यों अंकल? मैंने कहा, इसलिए कि तुम उन लोगों को पहचानते हो, मगर तुम फिक्र मत करो, मेरी मौजूदगी में कोई भी तुम तक नहीं पहुंच सकता। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, हाँ तो तुम बता रहे थे कि उस शख्स ने तुम्हारे मैथ्स के टीचर का ट्रांसफर करवा दिया था, फिर क्या हुआ? बच्चे ने कहा, वो आदमी अक्सर मुझसे मिलता रहता था। वो हमेशा स्कूल के बाहर अपनी गाड़ी में मेरा इंतजार करता था। मैंने जब भी उससे घर चलने को कहा उसने सख्ती से इनकार कर दिया। फिर उसके इसरार पर मैंने उसे अपने दोस्तों से भी मिलवा दिया। यूं हम चारों स्कूल के बाद उससे मिलने लगे। वो हमें खूब खिलाता पिलाता था, अपनी गाड़ी में सैर करवाता था। छुट्टी वाले दिन अक्सर पिकनिक के लिए भी जाता था। हमारे घर वालों को शुबा इसलिए नहीं हुआ कि हम चारों एक साथ जाते थे। उस शख्स ने हमें खूब झूठ बोलना भी सिखा दिया। एक दिन वो हमें अपने बंगले पर ले गया। वो बंगला शहर से मीलों दूर था। वहां हमारी ही उम्र के बहुत से बच्चे थे। मुझे बहुत हैरानी हुई कि इतने बहुत से बच्चे कहां से आ गए। वो शख्स जिसे हम अंकल कहते थे हमें वहां छोड़कर चला गया। हम पहले तो हैरानी से उन बच्चों को देखते रहे। वो सब आवारा लग रहे थे। उनमें से ज्यादातर बच्चे सिगरेट पी रहे थे, कुछ पान खा रहे थे और एक दूसरे से फोहश मजाक कर रहे थे। उनमें से एक लड़का उठकर हमारी तरफ आया। वो उम्र में मुझसे 3-4 साल बड़ा होगा। उसके होंठों में सिगरेट थी। वो सिगरेट का कश लेते हुए बोला, क्या तुम लोग भी घर से भागे हुए हो? मैंने नागवारी से कहा, नहीं, और तुम मुझसे दूर ही रहो, तुम्हारे मुंह से सिगरेट की बू आ रही है। उसने तंजिया अंदाज में हंसकर कहा, बड़े नखरे हैं भाई तेरे, 2-4 दिन यहाँ रहेगा तो सारी अकड़फू निकल जाएगी। मैंने हंसकर कहा, 2-4 दिन? अभी थोड़ी देर में अंकल आएंगे और हम लोग उनके साथ वापस चले जाएंगे। मेरी बात सुनकर उसने फिल्मी विलन वाले अंदाज में कहका लगाया और बोला, अबे भूल जाओ उस अंकल को, वो अब कभी नहीं आएगा। अब तुझे वही करना पड़ेगा जो उस्ताद कहेगा। मुनीर ने पहली दफा दखल अंदाजी की। बोला, कौन उस्ताद? लड़का बोला, बे उस्ताद ही इस बंगले का मालिक है, वही हमसे काम लेता है और तेरा वो अंकल अब कभी यहाँ नहीं आएगा। उसने तुम लोगों का सौदा कर दिया है। मुझे एकदम गुस्सा आ गया। मैंने कहा, बकवास करते हो तुम, अंकल ऐसा नहीं कर सकते। लड़के ने अचानक मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और बोला, अपनी जबान को काबू में रख, आइंदा मुझसे इस लहजे में बात न करना, वरना मार मार कर हड्डियां तोड़ दूंगा। मुझे थप्पड़ की चोट से ज्यादा अपनी तौहीन का एहसास हुआ। मैं गुस्से में उससे लिपट पड़ा और उसके पेट में पूरी कुव्वत से टक्कर मारी। वो शायद इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था, इसलिए तवाज़ुन बरकरार न रख सका और लड़खड़ा कर पीठ के बल जमीन पर गिर गया। मैंने छलांग लगाई और उसके सीने पर चढ़ बैठा। इससे पहले कि वो मज़ाहमत करता, मैंने ताबड़तोड़ कई घूंसे उसके मुंह पर जड़ दिए। स्कूल में भी लड़ाई भिड़ाई में कोई मेरे सामने नहीं ठहरता था। मैं खामखा किसी से नहीं लड़ता था, मगर ऐसा मौका आ जाए तो लड़ने वाले को छोड़ता भी नहीं था। मैंने कहा, तुम तो मुझे किसी अच्छे खानदान के लगते हो बेटा, फिर तुम इस लड़ाई झगड़े में कैसे पड़ गए? बच्चे ने कहा, जब मैं नया नया स्कूल में दाखिल हुआ था तो मुझे शरारती लड़कों ने बहुत तंग किया। मैंने बहुत मार खाई। मैं अक्सर रोता हुआ घर जाता था। मेरे एक चचा पढ़ने के लिए अमेरिका गए हुए थे।
वो एक दफा चंद माह के लिए पाकिस्तान आए तो हमारे ही घर में ठहरे थे। उन्हें जब ये मालूम हुआ कि लड़के मुझे मारते हैं तो बोले, अली मैं तुम्हारे साथ स्कूल जा सकता हूँ, उन लड़कों की शिकायत भी कर सकता हूँ, मगर ये इस मसले का हल नहीं है। किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना भी इसका हल नहीं है। शरारती लड़के वहां भी होंगे, वो भी तुम्हें मारेंगे। इसका बस एक ही हल है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। कोई तुम्हें एक हाथ मारे तो तुम उसके 2 हाथ रसीद करो। दुनिया का यही उसूल है बेटा, कमजोर को सभी दबा लेते हैं। तुम लोगों से जितना दबोगे, जितना डरोगे, वो उतना ही तुम्हें डराएंगे। तुमने सुना है वो मुहावरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस तुम भी लाठी उठा लो, फिर दूसरे भैंस की तरह तुम्हारे आगे आगे दौड़ेंगे। अम्मी अबू को तो अपनी मसरूफियात से ही फुर्सत नहीं थी। अंकल जमील ने बंगले की पुश्त पर एक दरख्त की शाख में पंचिंग बैग टांग दिया और यूं मेरी तरबियत शुरू हो गई। वो यूनिवर्सिटी के जमाने में इंस्ट्रक्टर रह चुके थे, बॉक्सिंग और कराटे के मुकाबलों में ट्रॉफियां ले चुके थे और बेहतरीन स्विमर थे। हम दोनों सुबह सवेरे उठकर जॉगिंग करते, एक्सरसाइज करते, फिर मैं स्कूल चला जाता। शाम को अंकल मुझे पंचिंग बैग पर ट्रेनिंग देते। आहिस्ता आहिस्ता मुझ में खुद एतमादी बढ़ती गई। ये खुद एतमादी उस वक्त मजीद बढ़ी जब मैंने स्कूल में अपने से बड़े लड़के की पिटाई की। फिर तो मैंने हर उस लड़के को मारा जिसने मुझे एक थप्पड़ भी मारा। चंद ही महीने में पूरे स्कूल पर मेरी धाक बैठ गई। अब लड़के मेरे सामने आते हुए कतराते थे। मैंने भी सुकून का सांस लिया और पूरी तवज्जो से पढ़ाई में मसरूफ हो गया। इस दौरान में मेरी ट्रेनिंग जारी थी। अंकल जमील ने मुझे कराटे की अच्छी खासी ट्रेनिंग दे दी। वो कहते थे कि अगर तुम किसी कराटे क्लब में जाओगे तो साल भर के अंदर अंदर तुम्हें ब्लैक बेल्ट मिल जाएगा। मैंने ब्रूस ली, चक नॉरिस, जिमी वोंग यू और वैन डैम की फिल्में देख देख कर भी बहुत कुछ सीखा। मैंने कहा, देखो बात कहां से कहां निकल गई। तुम मुझे बता रहे थे कि बच्चे ने मेरी बात काटी। बोला, हाँ। मैंने उस लड़के को बुरी तरह रगेदा। उसकी गालियों के जवाब में मार मार कर उसे लहूलुहान कर दिया। दूसरे बच्चे दम बखुद ये मंजर देख रहे थे। बच्चों पर शायद उस लड़के की दहशत थी। जब उन्होंने उसे मेरे हाथों पिटते हुए देखा तो मुझसे मरूब हो गए। जमील अंकल ठीक ही कहते थे कि आदमी एक दफा लाठी उठाकर अपनी बर्तरी मनवा ले तो सारी दुनिया उसके सामने भैंस बन जाती है। अभी मैं उस लड़के को मार पीट कर फारिग हुआ ही था कि कॉरिडोर में किसी के भारी कदमों की आवाज आई। मैं ये बताना तो भूल ही गया था कि हम सब बड़े से एक हॉल नुमा कमरे में थे। दूसरे ही लम्हे कमरे में भारी बदन और दरमियाने कद का एक आदमी दाखिल हुआ। उसके बाल स्याह थे और तेल में तर थे। उसने बीच से मांग निकाल रखी थी। वो बोस्की के कुर्ते और सफेद शलवार में मलबूस था। पैरों में मोटे सोल की पिशावरी चप्पल थी। उसके साथ 2 आदमी और भी थे, मगर वो दोनों उससे कुछ पीछे चल रहे थे और उनके शानों से राइफलें लटक रही थीं। उसे देखते ही मार खाने वाला लड़का झपट कर खड़ा हो गया और दोबारा मुझ पर हमला करना चाहा। उन लोगों को देखकर शायद वो शेर हो गया था। वो भागता हुआ मेरी तरफ आया तो मैं एकदम बैठ गया। वो मुझसे टकरा कर उलट गया और कलाबाजी खाकर फर्श पर गिरा। मैंने घूमकर लात चलाई जो उसके सर पर पड़ी। वो उठते उठते फिर फर्श पर जा गिरा। फिर मैंने उसे उठने का मौका नहीं दिया और ठोकरों पर रख लिया। बोस्की के कुर्ते वाला गुर्रा कर बोला, बस सोए। मैं रुक गया। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे नजदीक आया और मार खाने वाले से बोला, क्या बात है ओए जिमी, तू इस बच्चे से मार खा रहा है? जिमी बोला, इसने मुझे धोखे से जख्मी कर दिया है उस्ताद। उस्ताद ने उसे झिड़क दिया, बोला, बस करो, मैंने खुद भी तुझे मार खाते हुए देखा है। फिर वो मेरी तरफ घूमा। उसकी आंखों में मेरे लिए सताइश थी। बोला, आशिके भाई तू बड़ा जीदार है। मैंने कहा, मेरी जीदारी को छोड़ो, ये बताओ मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? उस्ताद का चेहरा अचानक गुस्से की शिद्दत से मस्क हो गया। उस्ताद के पीछे खड़े हुए एक गनमैन ने आगे बढ़कर मेरा गिरबान पकड़ लिया और झटका देकर बोला, आइंदा उस्ताद से इस लहजे में बात ना करना, वरना। उसने मेरा गिरबान छोड़कर मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। उस्ताद गुर्राकर बोला, ज्यादा टर करे तो उसे गोली मारकर किसी कूड़े के ढेर पर फेंकाना। उसी वक्त उसके गनमैन ने राइफल सीधी करके उसकी नाल का रुख मेरी तरफ कर दिया। मैं भी उसकी आंखों में आंखें डाले घूरता रहा। उस्ताद की आंखों में हैरत थी। उसने इशारे से गनमैन को हटाया और नपे तुले कदम रखता हुआ बाहर निकल गया। उस्ताद के जाते ही दूसरे बच्चे मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए। उन्होंने जिमी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। फिर शायद जिमी को भी एहसास हो गया था कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी। वो अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता मेरे नजदीक आया। फिर वो आहिस्ता से बोला, जो कुछ हुआ उसे भूल जा, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। मैंने चंद लम्हे गौर किया, फिर यही मुनासिब समझा कि फिलहाल इससे बिगाड़ना नहीं चाहिए। वो लोग न जाने कौन थे, अंकल न जाने हमें यहाँ क्यों छोड़ गए थे। जिमी से मुझे काफी काम की बातें मालूम हो सकती थी। ये सोचकर मैंने उसका बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। मुझे खुद पर भी हैरत थी। यहाँ आने के बाद मैं एक दफा भी खौफजदा नहीं हुआ था। मेरे तीनों दोस्त इस दौरान में वक्फे वक्फे से रोते रहे। उस वक्त भी वो सिसक सिसक कर रो रहे थे। मुनीर ने रोते हुए कहा, यार अली, ये हम किस मुसीबत में फंस गए।